हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.10 से 1.18। 1.1 से 1.9 हमने सॉल्व कर रखे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.10 से 1.18। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.19। तो बच्चों क्वेश्चन है आपके पास, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लैटिस पॉइंट। तो बच्चों लैटिस पॉइंट क्या होता है? तो हम कहेंगे कि पूरा का पूरा जो क्रिस्टलाइन स्पेस लैटिस है ना, जिसमें हमने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखा है, जो 3D अरेंजमेंट है। तो बच्चों स्पेस लैटिस में हर एक एटम या आयन या मॉलिक्यूल की पोजीशन को हम डिनोट करते हैं लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट हमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल की पोजीशन को बताता है, दैट इज लैटिस पॉइंट। तो आपको लिखना कैसे बच्चों? सो ये रहेगा आपके पास, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। तो आप बताएंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लैटिस पॉइंट इज दैट each lattice point represents one constituent particle of a solid which may be an atom, a molecule or an ion। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1.10। नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। तो बच्चों यूनिट सेल को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? तो हम कहेंगे यूनिट सेल में 3 तो होती है एक्सियल लेंथ A, B, C, और 3 होते हैं एक्सियल एंगल, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा। अब A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे ये चेंज होते हैं वैसे वैसे बेसिक यूनिट सेल चेंज हो जाती है और पूरा क्रिस्टलाइन सिस्टम चेंज हो जाता है। तो यूनिट सेल में कितने पैरामीटर है बच्चों? तो हम कहेंगे यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स है। देयर आर 6 पैरामीटर्स। There are 6 parameters that characterize a unit cell। पहला क्या है? तो बच्चों its dimensions along the 3 edges A, B and C, मतलब edge length बोल दो, ठीक है। These edges may or may not be equal। Now angles between the edges। तो बच्चों these are the angle alpha between edges B and C, beta between edges A and C and gamma between edges A and B। तो हम कहेंगे भाई एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के 6 पैरामीटर है, ठीक है। अगर आपको बना के समझाना एग्जाम में तब भी आप बता सकते हैं कि भाई हम एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा यूनिट सेल। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि जो एज आपका बाहर आ रहा है ये, इसको आप मान लो A और इसके सामने का एंगल हो गया अल्फा। नाउ ये जो लेंथ है बच्चों ये हो गई आपकी B और ये एंगल हो गया बीटा, और ये जो एज लेंथ है आपकी दिस इज C, है ना, और ये एंगल हो गया गामा। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो हम कहेंगे भाई 3 तो एक्सियल लेंथ है और 3 एंगल है अल्फा, बीटा, गामा। तो सिंपल है 1.10। सिंपल सा पूछा इसने कि भाई लैटिस पॉइंट क्या है, तो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन लैटिस पॉइंट है। फिर यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या है? तो हम कहेंगे भाई एजेस की लेंथ और एजेस के बीच बीच का एंगल, दैट इज देयर आर 6 पैरामीटर्स टू डिफाइन अ यूनिट सेल। 3 एक्सियल लेंथ कह दो और 3 एक्सियल एंगल कह दो, चाहे एज लेंथ कह दो और उनके बीच का एंगल कह दो, वो सब एक ही बात है। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1.11 है, ठीक है, सॉरी 1.10 है। अब स्टार्ट करते हैं 1.11। तो पहला है बच्चों डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो बच्चों यूनिट सेल हेक्सागोनल, तो हमने एग्जांपल पढ़ा था हेक्सागोनल का ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? तो हम कहेंगे 2 लेंथ तो बराबर थी A इक्वल्स टू B, लेकिन तीसरी लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। तो A इक्वल्स टू B बट B नॉट इक्वल्स टू C। और अल्फा बीटा तो हमारे पास था 90 डिग्री पे, लेकिन एक एंगल है ना, 2 एंगल तो इसके 90 डिग्री पे थे, लेकिन एक एंगल जो है वो 120 पे चला जाता। अब बच्चों क्या एग्जाम्पल? तो हमने पढ़ा था हेक्सागोनल यूनिट सेल का सिस्टम, तो हमने देखा था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। तो बच्चों यही तो लिखना है आपको। देखो तो हम कहेंगे चलो
किस किस के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, तो हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो देखो हेक्सागोनल तो हम कहेंगे भाई ऐसा यूनिट सेल जिसमें एक्सियल एंगल ए और बी तो इक्वल है, लेकिन थर्ड लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। और बच्चों अल्फा बीटा तो 90 डिग्री पे है, लेकिन गामा तीसरा एंगल जो था दैट इज 120 डिग्री। मतलब जो बेसिक यूनिट सेल निकलेगी ना बच्चों वो इस तरह की निकलेगी। ठीक है, ठीक है, तो हम कहेंगे ऐसा, और इसके अकॉर्डिंग जो है पूरा स्पेस लैटिस बन जाएगा, वो हेक्सागोनल क्यूबिक सिस्टम। अब बच्चों नेक्स्ट था मोनोक्लिनिक। तो मोस्ट एसिमेट्रिक सिस्टम जो था वो था ट्राइक्लिनिक, है ना। मतलब उसमें ए बी और सी बराबर नहीं रहते हैं, और अल्फा बीटा गामा आपस में भी बराबर नहीं है, 90 डिग्री पे भी नहीं है। मोनोक्लिनिक में मिलता जुलता था, मतलब ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, ये तो था ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। लेकिन बच्चों मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा तो 90 डिग्री पे रहते हैं। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 डिग्री पे रहते हैं, लेकिन एक एंगल मोनो है ना, एक एंगल 90 डिग्री पे नहीं होता है, और वो होता है बीटा। अब कोई एग्जाम्पल भी पूछ ले तो बच्चों हेक्सागोनल यूनिट सेल का एग्जाम्पल तो आप दे सकते हैं, ग्रेफाइट लिख देंगे हम। और मोनोक्लिनिक का पूछ ले तो बच्चों सल्फर का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है मोनोक्लिनिक, तो हम कहेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो यही कर लेते हैं इसको। फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बच्चों फेस सेंटर्ड यूनिट सेल तो हम कहेंगे ऐसी यूनिट सेल जिसमें 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स होते हैं, है ना। एफसीसी तो पूछ रहा है बच्चों, तो एफसीसी में क्या होता है, तो हम कहेंगे इन एफसीसी there are 8 particles at 8 corners of the cube, okay। और तो हम कहेंगे and there is the 1 particle at the center of each face। हर फेस के सेंटर पे क्या होता है, तो एक पार्टिकल होता है। क्लियर, तो एफसीसी को शॉर्ट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों एफसीसी को शॉर्ट में, तो हम कहेंगे 8 कॉर्नर पार्टिकल्स, 8 particles at 8 corners, ऐसे लिख देते हैं। चलो there are 8 particles at 8 corners and 1 particle at the center of each face। ठीक है भाई, तो ये तो हमारे पास हो गया एफसीसी के बारे में। ठीक है, दिस इज एफसीसी। नाउ एंड सेंटर्ड क्या होता है बच्चों, तो हम कहेंगे एंड सेंटर्ड में भी बेसिक यूनिट सेल तो बना दे। ठीक है, अब बच्चों एंड सेंटर्ड में ईसीसी की बात चल रही है, तो हम कहेंगे ईसीसी में भी 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर तो होंगे। ओके, तो देयर आर 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, और कोई 2 ऑपोजिट एंड्स ले लो, है ना। मान लो मैंने लेफ्ट और राइट ले लिया, तो कोई 2 ऑपोजिट एंड्स के सेंटर पे भी क्या होते हैं, 2 पार्टिकल प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, तो भाई एफसीसी के बारे में लिखो, तो हम कहेंगे 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, क्यूब के 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल होते हैं, एंड 2 पार्टिकल्स कहां पे होते हैं, एट 2 ऑपोजिट एंड्स, है ना, या एट 2 ऑपोजिट फेसेस लिख दो भाई, ज्यादा बेटर रहेगा। कोई 2 ऑपोजिट फेसेस पे, 2 ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो एफसीसी और ईसीसी। क्लियर, कोई तकलीफ नहीं। तो हम हाँ ये हमने पढ़ रखा है, अभी कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। अच्छा, आज हमने 1.9 से स्टार्ट किया है। ठीक है, 1.9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 को स्टार्ट करते हैं।
तो बच्चों एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। तो बच्चों आपको बताना है कि भाई कोई ऐसा एटम जो कॉर्नर पे है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो आई थिंक तुम बता सकते हो कि भाई एक यूनिट सेल में एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, तो यूनिट सेल के अंदर कितना होता है, तो हम कहेंगे 1/8, और बाकी तो रिमेनिंग जो है तो हम कहेंगे 1/8 हमें मिल गया, बाकी का बता दो, तो बाकी के अंदर नेबरिंग पूछा है ना। कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर्ड ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल्स। बाकी में कितना है, तो हमारे को तो 1/8 मिल गया, और नेबरिंग में कितना चला जाएगा, तो हम कहेंगे 7/8। ठीक है, तो बच्चों कॉर्नर पार्टिकल how much portion of an atom located at corner and body center of cubic unit cell is part of its neighboring unit cell। तो मैं ऐसा लिख दूं, corner particle contribution in neighboring unit cell। तो बता दो भाई, तो हम कहेंगे भाई नेबरिंग की बात आ रही है तो 7/8। ठीक है, आपकी यूनिट सेल में कितना है 1/8, अब नेबरिंग में कितनी है वो तो उसने बताया ही नहीं ना, तो बाकी में कितना है, तो हम कह देंगे भाई 7/8। ठीक है, और बच्चों बॉडी सेंटर तो आपको पता है, मैं कह दूं कोई कंट्रीब्यूशन होना ही नहीं चाहिए। भाई बॉडी सेंटर क्या होता है, तो बॉडी सेंटर तो पूरा का पूरा क्यूब के सेंटर में होता है ना, तो फॉर BCC तो हम कहेंगे देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन for body center particle, ध्यान रखना बच्चों, नेबरिंग में पूछा है, उसके अंदर नहीं पूछा है ना। पूरा पार्टिकल आपकी जो यूनिट सेल उसके अंदर आ गया, तो पड़ोसी को तो कुछ मिला ही नहीं ना, कंट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं उसके अंदर, तो नो कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर पार्टिकल विद नेबरिंग लिखना जरूरी है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से है ना, थोड़ा स्मार्टली पूछा है उसने बच्चों, तो विद नेबरिंग यूनिट सेल, क्यों, तो हम कहेंगे एज इट इज सिचुएटेड इनसाइड द यूनिट सेल, है ना, तो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर ही है, तो बटेगा ही नहीं, तो बटेगा नहीं तो कोई क्या बोलेंगे कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए 1.9 से 1.12। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, व्हाट इज द 2-डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर। तो भाई अगर आपके पास स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर 2D है, बना दे, तो हम कहेंगे 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसी होती है बच्चों, तो हम कहेंगे इस तरह की पैकिंग जिसमें सॉलिड स्फीयर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो जस्ट बिलो टू ईच अदर, है ना, इस तरह से प्लेस्ड होते हैं कि उनका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है, मतलब एक सीध में होते हैं, यूं जाओ चाहे यूं जाओ, एक सीध में होते हैं। तो बच्चों उनका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट सेम होता है। ठीक है, अब मिडल पार्टिकल लेयर वही है ना, 2D में बताना है, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं रखना है, तो हम कहेंगे हाँ अब, तो भाई ये जो बीच का पार्टिकल है, ठीक है, ये कितने पार्टिकल को टच करता है वो आप देख लो। तो हम कहेंगे भाई ये बीच का पार्टिकल जो है ये 1, 2, 3, 4 को टच करता है। तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग बच्चों ध्यान रखना 2D में चल रहा है ना, 3D में तो मैंने बताई थी 6 होती है शायद, 2D की बात चल रही है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। तो 2-डायमेंशनल स्पेस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड फॉर्म्स 1.14 में है ना बच्चों, ये तो समझ में आ गया ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट एंड हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो भाई एक कंपाउंड जो है वो HCP स्ट्रक्चर बनाता है, ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। व्हाट इज द नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल एंड हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे, है ना बच्चों, देखो ये तो हमने कर लिया था ना 2D वाला। इसका आंसर आप चाहे तो एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि भाई स्क्वायर क्लोज पैक, अ मॉलिक्यूल इज इन कांटेक्ट विद 4 नेबर्स, है ना। सो 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बोर्ड पैटर्न से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट एंड हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर पैकिंग में n एटम है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे, तो n। तो आपके पास है कि भाई 0.5 मोल है, ठीक है। तो बच्चों मोल्स ऑफ कंपाउंड, तो हम कहेंगे भाई मोल्स ऑफ कंपाउंड जो है वो 0.5 मोल है, ठीक है। अब हमें पता है एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो हम कहेंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एक मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो आपके पास तो आधा मोल ही है। तो भाई नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना, हम एटम क्यों लिखे हमें पता ही नहीं। कंपाउंड में बेसिक यूनिट क्या है, मतलब इसका जो लेटेस्ट पॉइंट है उसमें एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल है, तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिख देते। तो बच्चों कितने होंगे, तो हम कहेंगे हाफ मोल है ना, तो एवोगैड्रो नंबर का आधा हो जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये आ गया 3.01 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब तुमने क्या पढ़ा था भाई कंपाउंड में जितने भी एटम होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने के उतने होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डबल होता है। या अगर इफ देयर आर n एटम्स इन एन क्रिस्टलाइन लैटिस तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएंगे 2n, है ना। जितने भी पार्टिकल होते हैं उसके डबल बनते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखें पहले, तो हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नहीं बताओगे तो चल जाएगा हालांकि। तो कितने हैं, तो हम कहेंगे 3.01 इंटू 10⁻23। नाउ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो क्या पूछा उसने, टेट्राहेड्रल ही पूछा है ना। हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्रा, अच्छा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो सारे पूछे तो ऐड करके बताने पड़ेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल तो इतने हो गए, टेट्राहेड्रल तो बच्चों हम कहेंगे भाई इसका डबल, है ना। ऑक्टाहेड्रल का डबल क्या होगा, तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, तो ऐड कर दो बच्चों टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, तो हम कहेंगे ओके 3.01 इंटू 10⁻23 प्लस 6.02 इंटू 10⁻23। अब बच्चों 10⁻23 तो कॉमन आ जाएगा, बाकी तुम 6.02 को 3.01 में ऐड करोगे तो दे रखा है इसने भाई 9.033, तो सही है, ओके। तो 9.033 इंटू 10⁻23, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1.15। क्लियर, कोई समस्या नहीं, सिंपल ही है। आगे बढ़ते हैं। 1.15 के बाद में 1.16 मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो बच्चों 1.16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो बता दो बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी तीनों की लिख ही लेते हैं। तो हम कहेंगे भाई सिंपल क्यूबिक या पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ किसकी पूछी है, तो भाई पहला है सिंपल क्यूबिक। तो बच्चों याद है आपको सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी होती है कितनी, पड़ी थी 52.4%। तो हम कहेंगे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है 52.4%। कंपेयर आप कर लेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, तो भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी देखें
तो वो थी 68% BCC, 68% एरिया ऑक्यूपाई करता है, हमने डिराइव भी किया था, तो हम कहेंगे भाई ये 68% है। और नेक्स्ट बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो हम कहेंगे HCP था या CCP था, है ना, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी, तो वो थी 74%। ठीक है, तो अब इससे क्या पूछा, हाईएस्ट बता दो, तो बता दोगे भाई हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी जो आएगी दैट विल बी इन HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसमें हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन एलिमेंट विद मोलर मास, अब ध्यान रखना किलोग्राम में दे रखा है ना, 2.7 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम पर मोल, फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 405 पिकोमीटर। ठीक है, डेंसिटी भी तुम्हें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखी है, तो हम क्या करेंगे भाई, इधर भी किलोग्राम चल रहा है, उधर भी किलोग्राम चल रहा है, प्रति मीटर क्यूब है, तो हम एज लेंथ को पिकोमीटर से सीधा मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 405 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द यूनिट सेल, मतलब Z पूछा है भाई, आपको पूछा है कि सिंपल क्यूबिक है, FCC है, BCC है या ECC है, तो वो हम कहेंगे Z बता दो, तो हम बता देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, सीधा फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, देखो जल्दी हो जाए, इसलिए आपका भी टाइम कम लगेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिखे है ना। तो देखो हम कहेंगे मोलर मास दे रखा है, हाँ, एज लेंथ, तो मैंने आपको कहा था बच्चों एज लेंथ मीटर में कन्वर्ट कर देंगे ना, क्योंकि MKS चल रहा है सिस्टम, तो ये मीटर में हो गया 4.05 इंटू 10⁻12 को इसने लिख दिया 4.05 इंटू 10⁻10। नाउ एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, अभी आप फॉर्मूला लगाएंगे क्या, तो मैं वापस लिख देती हूँ, हम फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन A³ इंटू Na। ठीक है, नेचर ऑफ द यूनिट सेल पता करना है, मतलब Z फाइंड कर लो, तो भाई डेंसिटी इंटू A³ इंटू Na डिवाइडेड बाय क्या कर दो, मोलर मास, है ना, Z फाइंड करना है तो D इंटू A³ इंटू Na डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, अभी डेंसिटी कितना है बच्चों, तो डेंसिटी आपको गिवन था ना, कितना था डेंसिटी, एज लेंथ दिया है, मोलर मास दिया है, डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ था 2.7 ही था, चेक कर लेते एक बार, है ना, गलत होने का चांस ही ना हो। यहाँ था। ठीक है, डेंसिटी कितना है बच्चों, 2.7 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो हम लिख देते हैं भाई डेंसिटी इक्वल्स टू था 2.7 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो बच्चों डेंसिटी हम पुट कर देते हैं, गड़बड़ दिख रही है शायद, कुछ एक बार वापस चेक कर लेती हूँ मैं, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी तो है बच्चों 2.7 इंटू 10⁻, सॉरी ये मोलर मास है, वही लगा गड़बड़, देखो ये मोलर मास है, डेंसिटी है 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, ठीक है, तो चलो अब तो आ गया हमारे पास, डेंसिटी हो गया 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके बच्चों, तो डेंसिटी पुट कर देते हैं 2.7 इंटू 10⁻³। ठीक है, मोलर मास कितना है, तो हम कहेंगे मोलर मास है हमारे पास, Z फाइंड करना है ना, अच्छा डेंसिटी इंटू A³ A कितना है पहले A लिख देते हैं, तो A है 4.05 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, खुद ही सॉल्व करते ज़्यादा सही रहता है ना। और Na कितना है एवोगैड्रो नंबर, तो हमें पता ही है 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, डिवाइडेड बाय क्या है, मोलर मास तो यहाँ है ना, तो मोलर मास है भाई 2.7 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो बच्चों सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा भाई, है ना, और सॉल्व करेंगी तो आंसर जो है वो आपके पास एग्जैक्ट तो आएगा 4.004। ठीक है, तो मैं 4 ले लूँ क्योंकि मुझे तो होल नंबर चाहिए, 3.9 भी आता है, 3.8 भी आता है, तब भी 4 ही लेना है, 3.7 आएगा तब भी 4 ही लेना है। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेल में कितना एटम है, वो तो एक होल नंबर है ना, तो होल नंबर में आंसर आना चाहिए। तो बच्चों Z इक्वल्स टू 4,
तो हम कहेंगे Z4 मतलब यूनिट सेल कौन सी है, FCC, और सिस्टम कौन सा है, तो FCC यूनिट सेल किस में से निकलती है, तो हम कहेंगे सिस्टम जो है वो होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP क्रिस्टलाइन सिस्टम। तो इसने क्या पूछा है, पैकिंग पूछी है तो CCP लिख देंगे, और यूनिट सेल पूछी है तो बच्चों हम FCC लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हो गए हमारे NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, जो है कहाँ से कहाँ तक, तो हम कहेंगे भाई यहाँ 1.10 नहीं है, कहाँ से है, तो हम कहेंगे 1.9 से स्टार्ट कर दे। 1.9 से 1.18 तक है हमारे पास NCERT के क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं, इंटेक्स क्वेश्चन, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल। मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, और चैप्टर बच्चों आपका लगभग कंप्लीट है, तो 1-2 लेक्चर में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और NCERT की सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तो मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।